अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारे पास सॉल्ट है और ये बहुत सिंपल एंड बेसिक टॉपिक है। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं। सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड। सॉल्ट जो है एक आयोनिक कंपाउंड है which contain cation from base and anion from an acid. Anion from an acid is known as salt. ये डेफिनेशन तो मैंने लिख दी है, अब इस पे हम बात करने जा रहे हैं। जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं उसके अंदर दो आयंस होते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ तो हमारे पास एक कॉपर क्लोराइड यानी CuCl2 एक सॉल्ट है बेसिकली, और ऊपर जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि सॉल्ट हमारे पास क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड। तो साथ में मैंने आयोनिक कंपाउंड भी लिख दिया क्योंकि सॉल्ट है तो आयोनिक कंपाउंड होना चाहिए। एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास ये होता है कि जब आप इसे डिकम्पोज करते हैं तो दो आयंस बनते हैं। एक फर्स्ट आयन, अक्सर स्टूडेंट्स को यहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है कि आयंस कैसे बनाएं। आप Cu को अलग लिखें और आपके पास Cl को आपने अलग लिखें। याद रख लीजिएगा फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर हमेशा पॉजिटिव साइन इंडिकेट करते हैं और सेकंड के ऊपर नेगेटिव साइन बनाया जाता है। उसके बाद अक्सर स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी आएगा कि यार इनके साथ नंबर्स कहाँ से लिखें, तो वो नंबर्स भी आप लिख सकते हैं। कहीं पे आपने देखा होगा किसी के ऊपर +1 होता है, किसी के ऊपर +2 होता है, किसी के ऊपर आपके पास क्या +3 होता है। तो वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे देखें Cl के साथ 2 है तो ये फर्स्ट के ऊपर पावर बन जाएगा, तो यानी आपने यहाँ पे +2 लिखना है। उसी तरह अगर आप बात करना चाहें तो Cl के एटम्स के यहाँ पे Cu के एटम्स कितने हैं, 1 है, तो कुछ भी नहीं तो 1 है, तो वो आपके पास सेकंड के ऊपर पावर बन जाएगा, तो आप यहाँ पे Cl-1। एक पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास ये है कि यार मैंने कहा कि आयोनिक कंपाउंड है सॉल्ट, और सॉल्ट आयोनिक कंपाउंड है तो इसके अंदर दो आयंस हैं, एक पॉजिटिव आयन और एक आपके पास क्या है, नेगेटिव आयन। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारे पास पॉजिटिव आयन है और साथ में आपके पास क्या है, नेगेटिव आयन। ये है नेगेटिव आयन क्योंकि इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है। एक और चीज कॉमन हम वर्ड्स यूज करते हैं कि यार पॉजिटिव आयन है उसे हम क्या कहते हैं, केटाइन कहते हैं, और नेगेटिव आयन आपके पास क्या है, एनाइन कहा जाता है। अक्सर स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी आएगा कि यार इसको केटाइन क्यों कहा जाता है या इसे एनाइन क्यों कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, वहां जाके देखें तो वो आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि इसको केटाइन क्यों कहा जाता है और एनाइन क्यों कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने कहा कि यार सॉल्ट्स जितने भी है वो एक आयोनिक कंपाउंड है और उसके अंदर दो आयंस पाए जाते हैं, एक केटाइन है और एक आपके पास क्या, एनाइन है। सबसे मेन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे मैंने ये बताया कि यार ये जो केटाइन आपके पास है वो हमेशा बेस से आया होगा। कहाँ से आया होगा, बेस से। और इसी तरह अगर एनाइन की बात करना चाहे तो ये हमेशा एसिड से ड्राइव किया गया होगा, यानी एसिड से लिया गया होगा। तो अब इसके लिए एक हम रिएक्शन भी एक्सप्लेन करेंगे और साथ में मैं इस लेक्चर के दौरान आपको टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स भी बता दूंगा और सॉल्ट्स को कहाँ कहाँ से प्रिपेयर किया जा सकता है, यानी प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स के ऊपर भी हम बात करेंगे। इस बार बेसिकली जो मैट्रिक का सिलेबस आपका चेंज हुआ है उसमें ये जो पोर्शन आपसे पूछा जा सकता है वो सेक्शन सी का क्वेश्चन है। तो जैसे मैंने ऊपर सॉल्ट की डेफिनेशन लिखी है वो डेफिनेशन आपने प्रॉपरली लिखना है साथ में, और अगर आपको कहीं पे भी छोटी सी भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में मेंशन करें, मैं आपको बता दूंगा इससे रिलेटेड जो भी आपकी कंफ्यूजन है। तो अब मैं आगे जाके सपोज करें हम एक एग्जांपल एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एसिड लेना चाह रहा हूँ दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। ये चलो आसान से एक एसिड लेते हैं दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपने HCl लिया। इसकी रिएक्शन आप करवाना चाह रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH है। जैसे कि डेफिनेशन के अंदर आपने कहा था कि यार एसिड से एनाइन आना चाहिए और बेस से आपके पास से केटाइन आना चाहिए। आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए इसके नीचे लिख देता हूँ ये एसिड है और ये आपके पास क्या है, बेस है।
जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास सबसे मेजर प्रोडक्ट आपका सॉल्ट बनता है और साथ में आपके पास एक बाय प्रोडक्ट बनता है, क्या है, वाटर। तो ये सॉल्ट है और साथ में आपके पास क्या है, यहाँ पे वाटर बनता है जो कि आपका बाय प्रोडक्ट है। इस सॉल्ट के अंदर अगर हम दो आयंस आइडेंटिफाई करना चाहे तो देखिए NaCl के अंदर फर्स्ट आपका Na है और सेकंड आपके पास क्या Cl है। जैसे कि मैं आपको बता चुका कि फर्स्ट के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, सेकंड के ऊपर चार्ज आपने नेगेटिव बनाना। ये रूल है, IUPAC ने डिफाइन किया है। ये आप हर कंपाउंड के लिए जब आप डिकम्पोज करेंगे आयोनिक कंपाउंड तो उसके फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर हमेशा आप पॉजिटिव साइन बना दें और सेकंड आपके पास क्या, नेगेटिव। अब उसके बाद हमें नंबर्स भी डिफाइन करने हैं। तो देखें यहाँ पे Na के आपके पास एटम्स कितने हैं, कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो यही आपके पास क्लोरीन के ऊपर पावर बन जाएगा, यानी नंबर्स को आपने इंटरचेंज करने, Cl-1 होगा। उसी तरह Cl के साथ कुछ भी नहीं तो क्या है, 1 है, तो इसके ऊपर भी पावर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। इस सॉल्ट की फॉर्मेशन के अंदर दो आयंस आपको चाहिए, एक पॉजिटिव आयन और एक आपके पास है नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को हम केटाइन कहते हैं, नेगेटिव आयन को आप क्या कहते हैं, एनाइन कहते हैं। तो जैसे देखें ये जो केटाइन आपका है कहाँ से आया होगा, अगर आप देखना चाहें तो केटाइन बेसिकली हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड में तो है ही नहीं, सोडियम तो है ही नहीं, तो सोडियम कहाँ से आया, बेस से आया। तो उसी वजह से हमने डेफिनेशन के अंदर आपको ये बताया था कि जो केटाइन होगा वो हमेशा कहाँ से आएगा, बेस से आएगा। और उसी तरह अगर सपोज करें मैं यहाँ पे एनाइन की बात करना चाहूँ जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो Cl- है, तो ये Cl- आपके पास कहाँ से आया होगा, एसिड से आया होगा। तो उसी वजह से हमने डेफिनेशन के अंदर आपको ये बताया था कि सॉल्ट बेसिकली आपके पास एक आयोनिक कंपाउंड है, उसके अंदर दो आयंस होते हैं, एक पॉजिटिव आयन और एक आपके पास है नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन हमेशा एसिड से आएगा और नेगेटिव आयन कहाँ से आएगा, बेस से आएगा। या डेफिनेशन भी बता दी और उसके मैंने एग्जांपल भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता दिया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट अगर हम बात करना चाहें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सेक्शन सी में पूछा जाता है, तो ये सारी बातें आपने साथ साथ नोट करना है। नाउ अब मैं बात करने जा रहा हूँ यार प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स को हम कहाँ कहाँ से तैयार कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स की अगर बात की जाए तो मैट्रिक जो आपके पास है, सिन बोर्ड जो सिलेबस आपका चेंज हुआ है उसके अंदर कुछ मेथड्स हमें बता दिए गए हैं कि जिसमें आप क्या कर सकते हो, सॉल्ट्स प्रिपेयर कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। फर्स्ट मेथड की अगर बात की जाए तो यार आपने एसिड की रिएक्शन करवाना मेटल ऑक्साइड के साथ। तो यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ रिएक्शन ऑफ एन एसिड, रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का मतलब ये है कि किसी भी मेटल के साथ ऑक्सीजन आना चाहिए। तो अब हमें देखना है कि यार हमारे पास से प्रोडक्ट क्या बन रहा है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एसिड कंसीडर करना चाह रहा हूँ HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसकी रिएक्शन में करवाना चाह रहा हूँ MgO के साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, MgCl2 बनेगा। MgCl2 फिर प्लस आपके पास क्या रहा है, H2O आ रहा है। यानी MgCl2 आपके पास क्या है, सॉल्ट है और साथ में बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। ये HCl जो है इससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है, तो ये आपका एसिड है और ये साथ में क्या है, मेटल ऑक्साइड है। जब आप एसिड और मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं तो तब भी आपके पास क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो ये फर्स्ट मेथड। नाउ द सेकंड मेथड की तरफ अगर मैं जाना चाहूँ तो सेकंड मेथड में यहाँ पे डिफाइन करना चाह रहा हूँ तो रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद आपके पास आ रहा है, सपोज करें मैं यहाँ पे सिंपल मेटल के साथ भी जब रिएक्शन करवाता हूँ तो वहां पे भी आपके पास सॉल्ट बनता है। कैसे, यहाँ पे सपोज करें मैंने एसिड कंसीडर किया दैट इज H2SO4। इसकी रिएक्शन करवाना चाह रहा हूँ, एक मेटल हमारे पास है, मेटल जो है वो Mg है और Mg बेसिकली मैग्नीशियम है। इन दोनों की जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो वहां पे आपके पास से प्रोडक्ट बनता है मैग्नीशियम सल्फेट, ये सॉल्ट है और साथ में आपके पास से बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, H2 ऐड। एक जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी अगर आप खाली मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे, यानी खाली मेटल सिंपल मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वहां पे आपका बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, हाइड्रोजन बनता है। तो ये चीज याद रख लीजिएगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट आपका है जो कि मेटल के साथ जब भी आप रिएक्शन करवाएंगे तो वहां पे आपका बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। ये दूसरा मेथड मैंने आपको डिफाइन करके बता दिया। अब मैं तीसरे मेथड की तरफ जाना चाह रहा हूँ। तो थर्ड मेथड की अगर बात करना चाहूँ तो सपोज करें मैंने लिखा यार रिएक्शन ऑफ एन एसिड
विद मेटल कार्बोनेट। अब अक्सर बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि यार ये मेटल कार्बोनेट है क्या भला भाई। मेटल कार्बोनेट का मतलब ये है कि किसी भी मेटल के साथ जब CO3 आ जाता है तो ये मेटल कार्बोनेट कहलाया जाता है। जब मेटल के साथ CO3 आ जाए तो ये मेटल कार्बोनेट है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ये मेटल कार्बोनेट है। अब आप इनकी जब रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे रिएक्शन करवाना चाह रहा हूँ, मैंने लिखा यार HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड है। इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हैं किसके साथ, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, CaCO3 के साथ। तो यहाँ पे जो हमारे पास से प्रोडक्ट बनता है वो कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा, NO3 आएगा और साथ में आपके पास से 2, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज 2 आना चाहिए, प्लस कैल्शियम के ऊपर चार्ज +2 का है तो उसी वजह से इसके साथ क्या आता है, +2 आता है। तो ये हमारा सॉल्ट है और साथ में यहाँ पे दो डिफरेंट बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं। फर्स्ट आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड एंड साथ में आपके पास क्या है, H2O बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके पास यहाँ पे मेजर है कि यार अगर आप कार्बोनेट्स के साथ, यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपके बाय प्रोडक्ट्स डिफरेंट होंगे। बाय प्रोडक्ट्स डिफरेंस से मुराद की एक कार्बन डाइऑक्साइड आपका प्रोडक्ट बनेगा और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी भी मेटल के साथ, खाली मेटल के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पे आपके पास क्या बनता है, हाइड्रोजन बनता है। और अगर आप मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास से बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, वाटर बनता है। उसी तरह अगर हम यहाँ पे सपोज करें बात हो रही है मेटल कार्बोनेट की, तो मेटल कार्बोनेट के से जो बाय प्रोडक्ट आपको मिलेंगे वो क्या मिल सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिल सकता है। एंड फोर्थ वन जो हमारे पास है, चौथा जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरह से कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल बाइकार्बोनेट को हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, पहले ये किस तरह के कंपाउंड्स होते हैं इन पे हम बात करेंगे। लेट्स सपोज अगर हमारे पास मेटल के साथ हाइड्रोजन भी आ जाए और साथ में CO3 आ जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, मेटल बाइकार्बोनेट कहा जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल लिखना चाहूँ तो मैंने लिखा NaHCO3, ये हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट कहलाया जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि इसी की रिएक्शन करवाऊं किसके साथ, किसी एसिड के साथ। तो एसिड मैंने यहाँ पे लिया है, इनके सपोज करें HCl है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसकी रिएक्शन करवाना चाह रहा हूँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या आपके पास है बाइकार्बोनेट। तो वहां पे आपके पास जो पहला मेन प्रोडक्ट बनेगा वो सोडियम क्लोराइड आएगा, NaCl। और अगेन आपके पास यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट बनेंगे वो ऊपर कार्बोनेट वाले बाय प्रोडक्ट यहाँ पे भी रिपीट होते हैं, दैट इज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, फिर प्लस आपके पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात आपने जो याद रखना वो इनके बाय प्रोडक्ट्स आपको याद होने चाहिए, इक्वेशंस आसानी से आपको समझ आ जाएंगे। देखें जब आप कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। उसी तरह अगर आप बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करवाएंगे तो तब भी आपके पास से क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। अब सबसे जो इंटरेस्टिंग एंड सबसे स्पेशल जो मेथड हमारे पास है, जो लास्ट वन जिसको मैं रेड से लिखना चाहूंगा, फर्स्ट फिफ्थ वन आपके पास है, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन के अंदर आपके पास आप रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, एसिड, और एसिड की रिएक्शन करवाना चाहते हैं आप किसके साथ, बेस के साथ। बेस बेसिकली आपके पास मेटल हाइड्रोक्साइड है और अब यहाँ पे इन दोनों की रिएक्शन करवा के मैं आपको बताना चाहूंगा। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने लिखा है यार एक HCl है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और इसकी रिएक्शन आप करवाना चाह रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये आपका बेस है। और यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, और साथ में आपके पास से बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। अगेन रिपीट करना चाह रहा हूँ, न्यूट्रलाइजेशन के अंदर आपका एसिड जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, बेस के साथ। समटाइम्स या सम कंडीशंस के अंदर हम इस इन बेसिस को यानी मेटल हाइड्रोक्साइड्स को आप अल्कली भी कहते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये अल्कली है। और जब आप एसिड और अल्कली की रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पे आपका प्रोडक्ट जो बनता है वो सॉल्ट बनता है और साथ में बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, वाटर। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यार आपके सिलेबस के अंदर टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स भी साथ में एक्सप्लेन किया गया है, तो ये भी आपको आना चाहिए। और ये अगर अलग से क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आपके पास सेक्शन बी में पूछा जा सकता है, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट के बेसिकली हमारे पास है तीन टाइप्स हैं, एक एसिडिक और एक बेसिक और
लास्ट वन आपके पास क्या है, न्यूट्रल, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर यही तीन आपके पास सॉल्ट्स को डिफाइन किया गया है। तो मैं इन तीनों को यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा। फर्स्ट मैं बताना चाह रहा हूँ रिलेटेड टू आपके पास एसिडिक सॉल्ट, तो मैंने यहाँ पे एसिडिक सॉल्ट लिखा और उसके बाद मैं एक कॉलन बना के तीनों एक साथ आपके पास एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो सेकंड वन आपके पास क्या आ रहा है, ये आपके पास है बेसिक सॉल्ट, तो आपने यहाँ पे बेसिक सॉल्ट लिखा। एंड लास्ट वन आपके पास क्या रहा है, न्यूट्रल सॉल्ट, तो आपने आखिर तीसरा पॉइंट आपके पास किसके लिए आ रहा है, न्यूट्रल सॉल्ट के लिए आ रहा है। और अगर पेपर में आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो आप इस तरह से लिख दीजिएगा और इस तरह कॉलन बना के लिखें। अगर डिफरेंस नहीं पूछा जा रहा तो आप स्ट्रेट आपके पास है पहले एसिडिक लिखें, फिर उसके नीचे आपने बेसिक लिखना है एंड लास्ट में आपके पास क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट आना चाहिए। कुछ एमसीक्यूज इनसे भी क्रिएट किए जा सकते हैं, तो उसके हवाले से मैं कुछ पॉइंट्स आपको पहले बताना चाह रहा हूँ, इनको डिफाइन हम बाद में करेंगे। एक बात याद रख लीजिएगा, जितने भी एसिडिक सॉल्ट्स हैं ये सब आपके पास एसिडिक इन नेचर होंगे। तो पहला पॉइंट मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ एसिडिक इन नेचर। और उसी तरह जो आपके पास बेसिक सॉल्ट जो है वो बेसिकली बेसिक इन नेचर होंगे, या आपके पास आप लिख सकते हैं अल्कलाइन इन नेचर। अल्कलाइन इन नेचर, अल्कलाइन की भी वर्ड आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या आप उस अल्कलाइन के जगह में बेसिक इन नेचर भी लिख सकते हैं। एंड लास्ट वन न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में अगर हम बताना चाहें, ये न्यूट्रल सॉल्ट बेसिकली हमारे पास है न्यूट्रल है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि न्यूट्रल इन नेचर। और ऐसे कौन से सॉल्ट्स हैं जो कि न्यूट्रल इन नेचर है, तो आप बता सकते हैं कि दैट इज न्यूट्रल सॉल्ट्स। ये तीनों के मैंने फर्स्ट पॉइंट्स लिख दिए और अब सेकंड पॉइंट मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ ये बेसिकली आपके एमसीक्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। एंड सेकंड वन एसिडिक सॉल्ट्स के बारे में, इनकी जो पीएच होगी दैट इज पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए या लेस देन 7 होना चाहिए। पीएच इज लेस देन 7, तो आप यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं कि यार पीएच हमेशा लेस देन 7 होना चाहिए। और उसी तरह अगर आप बेसिक सॉल्ट की बात करना चाहें तो पीएच इज ग्रेटर देन आपके पास है 7 होना चाहिए, 7 से ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन आपके पास है 7। और उसी तरह अगर हम न्यूट्रल सॉल्ट्स की बात करना चाहें तो आपके पास है पीएच जो है इज इक्वल टू हमारे पास क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, तो इज इक्वल टू आपने क्या लिखना है, 7 लिखना है। तो ये भी आपके पास एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे कौन से सॉल्ट्स है जिनकी पीएच हमेशा लेस देन 7 होगी, तो आप बता सकते हैं कि वो एसिडिक सॉल्ट्स है। ऐसे कौन से सॉल्ट्स है जिनकी पीएच आपके पास ग्रेटर देन 7 है, तो आप बता सकते हैं कि बेसिक सॉल्ट्स है। और उसी तरह ऐसे कौन से सॉल्ट्स है जिनकी पीएच आपके पास इक्वल टू 7 है, तो देन आप वहां पे बता सकते हैं कि वो हमारे पास कौन से सॉल्ट्स है, न्यूट्रल सॉल्ट्स है। अब हमें इन तीनों को डिफाइन भी करना है और उनके कुछ एग्जांपल्स भी आपने यहाँ पे नोट डाउन करना है। तो मैं तीनों की डेफिनेशन लिखना चाहूंगा। फर्स्ट मैं एसिडिक सॉल्ट को डिफाइन करना चाह रहा हूँ। तो सॉल्ट आप इस कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं एसिडिक सॉल्ट को। तो मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ कि सॉल्ट dissolve in water which produce acidic solution is known as acidic salt। ऐसे सॉल्ट जिनको पानी में डिसॉल्व करने के बाद वो एसिडिक सॉल्यूशन बनाए तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एसिडिक सॉल्ट कहते हैं, इज नोन एज एसिडिक सॉल्ट। अब उनके कुछ एग्जांपल्स भी हम यहाँ पे बताना चाहेंगे। अगेन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये बेसिकली मैंने इनकी डेफिनेशन लिखी है तो मैं उसके ऊपर डिफाइन लिख देता हूँ और इसके नीचे मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, इनमें फर्स्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये एक सॉल्ट है जो कि बेसिकली हमारे पास एसिडिक इन नेचर है। और सेकंड वन आपके पास है कैल्शियम नाइट्रेट, आपने यहाँ पे CaNO3 और बाहर 2 आ रहा है। एंड आपके पास एक और हम यहाँ पे लिखना चाहे तो वो आ रहा है यार अमोनियम सोडियम बाइसल्फेट NaHSO4, और उसके साथ आप लिख सकते हैं एंड ETC। सोन आपके पास बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं जिनमें से चंद मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब आपकी आसानी के लिए आपको डेफिनेशन याद करने होता है, तो आपकी आसानी के लिए एक और पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ, यही वर्डिंग आपने रिपीट करना है। सिर्फ एसिडिक सॉल्यूशन की जगह में आप क्या लिखेंगे, बेसिक सॉल्यूशन। अगर मुझे सपोज करें बेसिक सॉल्ट को डिफाइन करना है
तो कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ। सेम वर्डिंग रिपीट होगी, सिर्फ और सिर्फ एसिडिक सोल्यूशन की जगह में क्या आना चाहिए, आप अल्कलाइन सोल्यूशन लिख दें या आप बेसिक सोल्यूशन लिख दें, आपकी मर्जी है। तो मैं इसके लिए डेफिनेशन लिख रहा हूँ, salt dissolve in water which produce अल्कलाइन लिखें, ये आपके पास है बेसिक सोल्यूशन लिखें, एक ही बात है। तो ये अल्कलाइन है, Ne है, और ये अल्कलाइन सोल्यूशन मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इज नोन एज, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इज नोन एज, ये जो सॉल्ट्स आपके पास होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इज नोन एज बेसिक सॉल्ट। तो इसकी भी मैंने डेफिनेशन लिख दी। अब हमें कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे मेंशन करने हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं मार्कर चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल। तो इनमें फर्स्ट एग्जांपल आपके पास है, वो आप यहाँ पे डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास सोडियम एसिटेट कहलाया जाता है, और सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो है CH3COONA। CH3COONA मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास है CH3COONA, और इसकी एग्जांपल मैंने फर्स्ट बता दिया। और अगर मैं सेकंड एग्जांपल बताना चाहूँ तो वो आपके पास आ रहा है K2CO3, दैट इज पोटेशियम कार्बोनेट। एंड आपके पास क्या है, ETC। दो एग्जांपल्स काफी है, तो यहाँ पे आप दो मेंशन कर सकते हैं। तो मैंने इसकी भी डेफिनेशन लिख दी और साथ में मैंने इसकी एग्जांपल भी बता दिए। तो मैं इसके ऊपर लिखना चाह रहा हूँ कि ये डिफाइन किया है मैंने। एंड लास्ट वन हमारे पास है, दैट इज न्यूट्रल सॉल्ट। अब मैं चाहता हूँ कि न्यूट्रल सॉल्ट को डिफाइन करूँ। हाँ, इसकी डेफिनेशन थोड़ी चेंज है। बात याद रख लीजिएगा, न्यूट्रल सॉल्ट्स बनते कैसे हैं और ये कब बनते हैं, जब आप किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और आपके पास स्ट्रॉन्ग अल्कली की जब आप रिएक्शन करवाएं, या स्ट्रॉन्ग एसिड और जब स्ट्रॉन्ग बेस की जब आप रिएक्शन करवाते हैं, तो वहां पे न्यूट्रल सॉल्ट्स बनता है। तो इनकी डेफिनेशन के अंदर हम कुछ वर्ड्स चेंज करना चाहेंगे, और वो वर्ड्स मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं कि व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूसेस न्यूट्रल सॉल्ट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि न्यूट्रल सॉल्ट्स एंड वाटर। यहाँ पे बेसिकली आपके पास है न्यूट्रल सॉल्ट भी बनेगा और साथ में वाटर भी बनेगा। तो अब हम इसके भी कुछ एग्जांपल्स लिखना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके घर की एक एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ, दैट इज सोडियम क्लोराइड, हर किसी के घर में इस्तेमाल किया जाता है। एंड सेकंड वन आपके पास है KCl, एंड साथ में आप लिख सकते हैं एंड ETC। तो ये दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे आपको डिफाइन करके बता दिए। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, और एक बात अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सेक्शन सी का क्वेश्चन है, और सेक्शन सी में आपके पास है डिफाइन सॉल्ट, और इसके साथ आपके पास एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, और साथ में आपके पास ये भी पूछा जा सकता है कि यार एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सॉल्ट। और लास्ट क्वेश्चन अगर डिफरेंस में पूछा जाए तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट डिफरेंसेस बिटवीन सॉल्ट। तो आपके पास है या टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, तो ये भी मेंशन किया जा सकता। तो ये सारी बातें आपने नोट डाउन करना है। कोशिश की कि मैंने ये सारे सिंपल वर्ड्स में लिख दूं, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए और आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, इंशाल्लाह वो मसला भी हल करवा दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज।